आज हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का एक टाइप ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताएंगे। तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि जो टैबलेट्स की फॉर्म में कोई भी फीमेल जिनको लेती है, जिसको हम पिल्स भी बोलते हैं, और ये इसमें खाली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी हो सकता है या इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है उन टैबलेट्स में। ये टैबलेट पीरियड्स के 5th डे से लिए जाते हैं और 21 डेज़ तक लगातार लेते हैं। उसके बाद 7 डेज़ का गैप किया जाता है और फिर नेक्स्ट मंथ पर फिर से यही पैटर्न रिपीट कर दिया जाता है, और ये तभी तक रिपीट करते रहेंगे इस प्रोसेस को जब तक उस फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। इसकी वजह से जो ओवुलेशन का प्रोसेस है वो रुक जाता है और साथ साथ इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाता, क्योंकि जो स्पर्म्स हैं उनकी एंट्री फैलोपियन ट्यूब तक नहीं हो पाती है, क्योंकि जो सर्वाइकल रीजन है या यूट्रस वाला जो रीजन है वहाँ से ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट होने लग जाता है, जिससे कि स्पर्म्स जो हैं वो एग तक नहीं पहुँच पाते। पिल्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं और इनका साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी कम होता है, इसीलिए फीमेल्स इसको अच्छे से एक्सेप्ट करती हैं इस मेथड को। सहेली एक इसी तरह की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ये एक नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है जिसको वीक में सिर्फ एक ही बार लिया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम हैं और इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है। अब जिस तरीके से प्रोजेस्टेरोन या इस्ट्रोजन के साथ उसका कॉम्बिनेशन पिल्स के रूप में लिया जाता है, इसी तरीके से प्रोजेस्टेरोन या इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन को इंजेक्शंस की फॉर्म में भी फीमेल्स ले सकते हैं या स्किन के नीचे चिप की फॉर्म में भी उनको इम्प्लांट किया जा सकता है। और इनका जो काम करने का तरीका होता है वो पिल्स के जैसा ही होता है, लेकिन एक एडवांटेज है कि इनका जो इफ़ेक्टिव पीरियड है वो पिल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। जैसे 6 मंथ के लिए सिर्फ एक इंजेक्शन लगवाया जा सकता है, या जो इम्प्लांट हम करवा रहे हैं अपनी स्किन के नीचे वो भी कई मंथ्स के लिए जो है इफ़ेक्टिव हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कई बार क्या होता है कि रेप केसेस में या अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के केस में क्या होता है कि एक इसी तरह के कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन और इस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन का। उसमें क्या करते हैं कि इसका यूज़ करके इस मेथड का यूज़ करके प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। तो ये सब तो हो गए ओरल मेथड्स। अच्छा, फिर आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड क्या है? जिसमें सर्जरी करनी पड़ेगी। इसको हम स्टरलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, और ऐसा माना जाता है कि भाई मेल और फीमेल दोनों पार्टनर्स इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मेल पार्टनर के लिए में स्टरलाइजेशन या सर्जिकल मेथड हो रहा है तो क्या होगा, इस डायग्राम में आप देखो कि यहाँ पर क्या दिखा रखी है। ये टेस्टिस हैं यहाँ पर, और इनसे स्पर्म्स को कैरी करके ये वास्ट डिफरेंस जो है बॉडी के अंदर जा रहा है। तो अब क्या करते हैं कि इनकी जो वास्ट डिफरेंस है उसको बीच में से कट कर दिया और फिर से टाई कर दिया, या फिर क्या कर सकते हैं बिना कट किए हुए भी उसको बीच में से जोर से टाई किया जा सकता है, जिससे कि जो स्पर्म्स हैं उनकी एंट्री ब्लॉक हो जाएगी। तो मेल के अंदर इस प्रोसेस को वासेक्टोमी के नाम से हम जानते हैं, लेकिन यही प्रोसेस अगर फीमेल्स के अंदर अप्लाई किया जाएगा, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि यहाँ पर क्या दिखा रखे हैं, ये ओवरीज हैं और ओवरीज से ये फैलोपियन ट्यूब जा रही हैं। तो फैलोपियन ट्यूब को किसी भी जगह पर कट करके टाई कर दें या फिर जोर से वैसे ही टाई किया जा सकता है। तो फिर उससे क्या हो जाएगा कि जो फैलोपियन ट्यूब का वर्क है एग को कैरी करके ले जाना, तो फिर वहाँ से एग जो है आगे नहीं जाएगा, और इस प्रोसेस को फिर ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है फीमेल में।
अच्छा, ये एक बहुत ही सर्जिकल मेथड में भी ये बहुत इजी मेथड है, क्योंकि मेल में अगर जैसे इसको करते हैं तो टेस्टिस वाले रीजन में ही छोटा सा कट लगा के इसको वास डिफरेंस को बाहर निकाल के और फिर कट या टाई किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर फीमेल में कर रहे हैं तो एब्डोमेन में छोटा सा कट लगा के या फिर वेजाइना के रास्ते से भी इसको किया जा सकता है। ये टेक्निक भी बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन इसका सिर्फ एक नुकसान है कि इसकी रिवर्सिबिलिटी नहीं है, इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। तो अब किस इंसान को, किस पर्सन को कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अडॉप्ट करना है, ये उसको अपनी चॉइस भी होती है, और साथ साथ अपना जो भी उनका डॉक्टर हो उसके साथ वो कंसल्ट करके सूटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव को अडॉप्ट कर सकता है, चूज़ कर सकता है। लेकिन हमें ये पता है कि ये एक रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये कोई रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि ये तो क्या है कि एक नेचुरल जो रिप्रोडक्टिव इवेंट है जिसका रिजल्ट प्रेगनेंसी होता है या कॉन्सेप्शन होता है, उसके अगेंस्ट ये प्रोसेस किया जाता है। तो कोई भी इस मेथड को, इनमें से किसी भी मेथड को अगर अडॉप्ट करता है तो ऑब्वियसली उसका रीज़न क्या होगा कि वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना चाह रहा है या दो प्रेगनेंसीज़ के बीच में वो क्या रखना चाह रहा है, दो बच्चों के बीच में गैप रखना चाह रहा है। लेकिन इस बात में अब कोई डाउट नहीं है कि चाहे हम किसी भी वजह से इन मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर हम एक तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ये जितने भी मेथड्स हैं उन सभी के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि नोज़िया, चक्कर आना, एब्डोमिनल पेन, यानी कि लोअर एब्डोमिनल वाला जो रीज़न है उसमें क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, या फिर ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, या जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं, और कुछ केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर भी इस तरह के जो हार्मोनल मेथड्स हैं उनको अगर कोई अडॉप्ट करता है तो उसकी वजह से उसको ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ आती है फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम एमटीपी या एबॉर्शन भी कहते हैं। तो जो गेस्टेशन पीरियड है वो 9 मंथ 9 डेज़ का होता है। तो इस बीच में अगर हम क्या करें, अपनी मर्जी से वॉलंटरी टर्मिनेशन कर दें इस प्रेगनेंसी का, तो उसको हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एमटीपी या एबॉर्शन बोलते हैं। और पूरे वर्ल्ड में जितनी भी टोटल प्रेगनेंसी होती हैं उनका लगभग 1/5 पार्ट तो क्या होता है, एमटीपी या एबॉर्शंस हो जाते हैं, जो अगर कैलकुलेट किए गए हैं तो 45 से 50 मिलियन के करीब पूरे वर्ल्ड में एक साल में इतनी एबॉर्शंस हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए किए जा रहे हों। तो अब बहुत सारे कंट्रीज़ में तो इसको क्या है कि परमिशन भी नहीं है, इस चीज़ की इलीगल माना जाता है। बहुत सारे रीज़न हैं उसके कि कुछ लोग इथिकल इश्यूज़ इसमें वो करते हैं, या फिर कुछ लोगों का धर्म ऐसा है जो इस चीज़ को पसंद नहीं करता, या कुछ सोशल इश्यूज़ भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को लीगलाइज्ड कर दिया, मतलब उसकी परमिशन दे दी कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस में कि इसका मिसयूज़ ना किया जाए, और 1971 में उन्होंने इसको लीगलाइज कर दिया, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ। अब ये रेस्ट्रिक्शंस इसलिए ज़रूरी हैं जिससे कि लोग क्या ना करें कि भाई चेक ना करा सकें, और अगर पता लग जाए कि जो फीटस है वो लड़की है, फीमेल फीटस है, तो फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई उनको लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं हम फीमेल फीटिसाइड। तो अब ये हमें पता है कि जो एमटीपी होते हैं वो अनवांटेड प्रेगनेंसीज से छुटकारा पाने के लिए होते हैं, चाहे वो अनवांटेड प्रेगनेंसीज किसी भी रीज़न से हों, सेक्स से हों, या जो भी वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं उनके फेलियर की वजह से हों, या रेप केसेस के केस में हो। अच्छा, लेकिन लगातार अगर कुछ बार ऐसा भी होता है कि बहुत बार
काफ़ी टाइम तक अगर लगातार प्रेगनेंसी होती रहे तो उसकी वजह से जो मदर है उसकी हेल्थ पर गलत असर पड़ता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो फिर उन केसेस में क्या किया जाता है, एमटीपी किया जाता है। एमटीपी किस टाइम ड्यूरेशन तक ठीक माना जाता है, तो उसके लिए है कि 12 वीक्स की जो प्रेगनेंसी होती है उस बीच में अगर अबॉर्शन करा लिया जाए तो वो सेफ़ माना जाता है। ठीक है। और ये कब तक हो गया, 12 वीक्स का मतलब हो गया कि लगभग 3 मंथ्स। और अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानी कि 3 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में अगर अबॉर्शन कोई कराता है तो उसमें ज़्यादा रिस्क हो जाता है। और ऐसा देखा गया है इंडिया में कि बहुत सारे लोग तो जो एमटीपी कराते हैं वो जो अनक्वालिफाइड लोग हैं उनसे करा लेते हैं। तो ये इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं तो वो अनसेफ होती हैं हमारे लिए और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। और ऐसा भी देखा गया कि बहुत सारे लोग फीमेल मतलब फीटस का सेक्स पता लगाने के लिए अमीनोसेंटेसिस मेथड का यूज़ करते हैं, जिससे कि जो भी चाइल्ड है उसका सेक्स उन्हें पता चल जाए। और अगर लड़की है तो फिर उसको अबॉर्शन करा देते हैं, लेकिन ये बात टोटली इलीगल होती है। इस तरह की प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे खतरा हो सकता है जान का, मदर को भी और उसके बच्चे को भी। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स को अवॉइड ही करना चाहिए। इसके लिए इफ़ेक्टिव काउंसलिंग की ज़रूरत है लोगों को, और क्यों उनको ये भी बताने की ज़रूरत है कि जो इलीगल अबॉर्शंस होते हैं उनमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। और तो फिर जो ये रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स है तो वो क्या करते हैं, लोगों को इस बारे में अवेयर करते हैं कि भाई ये एक अनहेल्दी ट्रेंड है। तो ये आपका टॉपिक हो गया एमटीपी का। कल हम आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में कराएंगे।